हम इस देश के वफादार देशभक्त नागरिक ही नहीं थे, हम इस देश की सुरक्षा व्यवस्था की आंख, नाक और कान भी थे। प्राणा गंजू और प्रोफेसर गंजू ये दंपति थे, कॉलेज में पढ़ाते थे। अपने स्टूडेंट्स ने आकर के इनको घर पे मारा। पत्नी ने सोचा, संशय जताया कि हो सकता है ये कोई और हो, खतरनाक लग रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये मेरे स्टूडेंट हैं, इनको आने दो। प्राणा गंजू के साथ रेप किया उन लोगों ने। मेरा मित्र है रशनीक खेर, वो कहता है जिन लोगों के साथ मैं क्रिकेट खेलता हुआ बड़ा हुआ, उन लोगों ने मेरा घर लूटा, मेरा घर जलाया। पूरी वेव आई 1999 और 90 में। लोकल कश्मीरी लड़के थे, अपने दोस्तों को मारते थे। बिट्टा कराटे ने पहला कत्ल सतीश तिक्कू का किया, जिसका वो दोस्त था। आने को मरने को नहीं है तो वो अपने लोगों को मार रहे हैं। शुजात बुखारी को मारा उन्होंने। सरपंचों को सरेआम गोली मारते हैं, चुने हुए लोगों को मुखबिर करार दे करके लोगों को सरेआम मार देते हैं। और ये सिविल सोसाइटी मुंह बंद किए रहती है। आप उनके 100 खून माफ भी करेंगे, आप देश के विरुद्ध होती हुई उनकी कार्रवाइयों पर आंख भी मीचेंगे, आप इतनी कत्लो गारत, ऐसे जघन्य अपराध करने के बाद उन्हें पासपोर्ट भी देंगे, उन्हें पाकिस्तान भी भेजेंगे, उन्हें पाकिस्तान में शादियां करके लाकर यहां परिवार बसाने की इजाजत देंगे, उनके दुनिया भर में इलाज कराएंगे, उन पर अपने देशभक्त करदाताओं के पैसे 100 सवा 100 करोड़ रुपया हर साल खर्च करेंगे। उनकी हवाई यात्राओं पर, उनके होटल बिलों पर, उनकी तीमारदारी पर, उनकी सुरक्षा पर, उनकी गाड़ियों पर। तो फिर आप हमें न्याय क्यों कर देंगे? नेतृत्व मुंह से ये शब्द निकालने को तैयार नहीं था कि हमारा जेनोसाइड हुआ है। हमें माइग्रेंट कहा गया, जैसे हम लोग अपनी मर्जी से उठ करके वहां से आए। हमारे विरुद्ध जितने जघन्य अपराध हुए हैं, उनमें आज तक एक भी मुकदमा नहीं चला है, किसी को दोषी नहीं पाया गया है। सजा देने की तो बात छोड़ दीजिए, एक भी, यानी अपवाद स्वरूप भी एक भी अपराध की जांच होकर मुकदमा चलकर कार्रवाई नहीं हुई है। वो हमारी जगह है, वो वहां तो हम जाएंगे। ये सरकार ले जाए तो बहुत अच्छा, हमें निकलना नहीं पड़ता। अगर हम उनके साथ मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा लेते, इस्लाम कबूल कर लेते, बहुत आसान था। हमारे काम धंधे, नौकरी, घर बार सब रह जाता आराम से। हमको उस बात की सज़ा मिली, इसलिए हम बाहर आना पड़ा। क्या इस देश को ऐसे समुदाय की वहाँ आवश्यकता है कि नहीं है? हम जाना चाहते हैं कि नहीं, तो हमारी इच्छा है। इस देश की इच्छा क्या है? इस व्यवस्था की, इस नेतृत्व की इच्छा क्या है? कि आप हिंसा से दबते हैं, आप घुटने टेकते हैं, आप मोल भाव करते हैं, आप ले दे के पिंड छुड़ाना चाहते हैं, और वो ले दे के आपका पिंड निकल जाएगा, आप नहीं छुड़ा पाएंगे। प्लीज सब्सक्राइब टू डिफेंसिव ऑफेंस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन। नहीं, ऐसा तो कतई नहीं था। देखिए, भारत और पाकिस्तान के विभाजन की एक बहुत बड़ी परछाई कश्मीर पर पड़ी। भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध कश्मीर में ही हुआ, कश्मीर को ही लेकर हुआ। और भारत ने नेहरू जी के नेतृत्व में जिस द्विराष्ट्रीयवाद के सिद्धांत का निषेध किया, जिस टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, उसको ही कश्मीर में लागू कर दिया। अब इसके पीछे की मानसिकता समझिए। जो 40 का दशक था, वो
विभाजन के आंदोलन के रूप में जाना जाता है। उस आंदोलन में एक मत का नेतृत्व गांधी और नेहरू कर रहे थे और दूसरे मत का नेतृत्व जिन्ना कर रहे थे, और हमें ये मानने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि जिन्ना जीते। कांग्रेस ने तो अपना अध्यक्ष 1940 में ही मौलाना आज़ाद को बना दिया था, जब लाहौर में मुस्लिम लीग ने ये प्रस्ताव पास किया कि हमें पाकिस्तान चाहिए। और कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है, उसके हाथ में मुसलमानों का मुस्तकबिल, भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो कांग्रेस ने इसको सांप्रदायिक करार देकर इसका विरोध करने की जगह कंसेशन देने शुरू किए। पहला कंसेशन ये किया, झट से अपना अध्यक्ष एक मुसलमान बना लिया और कहा कि देखिए साहब, आपका भी अध्यक्ष मुसलमान है, जिन्ना हमारा भी अध्यक्ष मुसलमान है। आपका तो खैर सूट टाई कोट पैंट वाला, सिगार और वाइन पीने वाला है, हमारा तो पूरा मौलाना है दाढ़ी टोपी वाला, उसको तो कुरान की आयतें भी याद हैं। 6 साल तक ये नाटक कांग्रेस करती रही और 1946 में जो चुनाव हुए उसमें हर मुस्लिम इलेक्टोरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इतनी बुरी तरह कांग्रेस हारी, यानी देश भर के मुसलमानों ने कांग्रेस को रिजेक्ट किया। मुस्लिम लीग जीती। आप सोचिए, मद्रास प्रेसिडेंसी, जहां सुदूर दक्षिण, जहां लोग मानते हैं कि शायद पार्टीशन मूवमेंट थी ही नहीं, वहां पर 28 मुस्लिम इलेक्टोरेट सीटें थी, 28 की 28 में मुस्लिम लीग जीती, एक भी कांग्रेस नहीं जीत पाई। जो कुछ मुट्ठी भर सीटें 3-4% कांग्रेस जीती थी, वो जीती थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, जिसको आजकल खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, क्योंकि वहाँ खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चला रहे थे। तो उस लाल कुर्ती पार्टी के कारण कांग्रेस को कुछ सीटें मिली उस मुस्लिम बहुल इलाके में, वरना कहीं पर कांग्रेस कुछ नहीं जीत पाई। तो ये मुसलमानों में गांधी नेहरू जैसे सेक्युलरवादियों की और उनके भारत एक रहेगा विभाजित नहीं होगा वाले आग्रह की बुरी तरह हार थी। इस परिप्रेक्ष्य में, इस संदर्भ में, जब एक मुस्लिम बहुल राज्य महाराजा की रजामंदी से और उनकी इच्छा से भारत में विलय करता है, तो ये नेहरू और गांधी को पचता नहीं है कि मुस्लिम बहुल राज्य कैसे आ रहा है। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बल्कि उन्होंने तो ये मन बना लिया था, क्योंकि पूरे विभाजन का सिलसिला, जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वो पाकिस्तान जाएगा, जहां हिंदू आबादी ज़्यादा है भारत आएगा, इस चलते हो रहा था। तो उन्होंने मन बना लिया था कि कश्मीर भी पाकिस्तान जाएगा। लेकिन सरदार पटेल ने जब ये देखा कि जिन्ना बेईमानी कर रहे हैं, वो हिंदू बहुल हैदराबाद रियासत हथियाना चाहते हैं, वो हिंदू बहुल जूनागढ़ हथियाना चाहते हैं, वो हिंदू बहुल भोपाल हथियाना चाहते हैं, वो बहुत से हिंदू बहुल क्षेत्रों में वहाँ के नवाबों निज़ामों की मदद से उपद्रव पैदा करके छिन्न भिन्न कर रहे हैं उस पूरे करार को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर हम कश्मीर लेंगे। ऐसे में पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया। लेकिन नेहरू जी की महाराजा से एक पुरानी रंजिश थी, क्योंकि महाराजा ने उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था जब वो क्विट कश्मीर मूवमेंट को लीड करने आए थे शेख अब्दुल्ला के हिरासत में जाने के बाद। तो उन्होंने महाराजा से कोई भी वार्ता करने से इनकार कर दिया। विलय को लेकर कोई भी वार्ता, कोई भी बातचीत, यहाँ तक कि उनके प्रधानमंत्री यहाँ आकर के 3 दिन पड़े रहे, उनको समय नहीं दिया मिलने का।
एक ही आग्रह करते रहे, शेख अब्दुल्ला को अपना प्रधानमंत्री बनाओ, जो आपकी हिरासत में है उसको भेजो अपना नुमाइंदा बना के, तब बात होगी, जो कि राजा के लिए बहुत ह्यूमिलिएटिंग कंडीशन थी। लेकिन जब पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, महाराजा की सेनाओं में मुसलमान सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और वो उस आक्रमण का सामना करने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं रही, तो उन्होंने भारत सरकार से सैन्य मदद मांगी। भारत सरकार ने कहा आप तो भारत का हिस्सा नहीं हो, हमारी सेनाएं तो हमारे देश के लिए हैं, आपके लिए नहीं है। तो फिर उन्होंने बिना शर्त का विलय आग्रहपूर्वक भेजा, शेख अब्दुल्ला के हाथ भेजा। इस पर एक बहुत बढ़िया किताब है जिसमें फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जो उस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल मानेकशॉ थे, उनका इंटरव्यू लिया है प्रेमशंकर झा ने, राइवल वर्जन्स ऑफ हिस्ट्री। उसमें वो बताते हैं कि किस तरह विलय वाले दिन बातचीत हुई। कुल मिला के बात यह है कि विलय हुआ। विलय होने के बाद महाराजा को कश्मीर से देश निकाला दे दिया गया, जिनके कारण विलय हुआ, जो आग्रह करते रहे विलय के लिए। दूसरी ओर निज़ाम, जो कि हमारी सेना से लड़ बैठा, वहाँ पर कत्लेआम जिसने कराया, उसको राज प्रमुख बनाया, जो गवर्नर इक्विवेलेंट है। इस महाराजा हरि सिंह को देश निकाला देके बम्बई भेज दिया। उनका अंतिम संस्कार तक मुंबई में ही हुआ 60 के दशक में। और राजपाट सौंप दिया इन्होंने तश्तरी में रख के शेख अब्दुल्ला को। शेख अब्दुल्ला ने जब पार्टी बनाई थी पहले, तो वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बनाई थी। नेहरू को थोड़ा अटपटा लगा, सेक्युलर मिजाज के थे, तो उनके समझाने पर उन्होंने उसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया। लेकिन वो जहनियत, वो सोच नहीं गई। तो जैसे ही वो सत्ता में आए, उन्होंने एक भयंकर भेदभाव की नीति शुरू की। जो कश्मीरी हिंदू थे, पढ़े लिखे थे, नौकरशाही में थे, स्कूलों कॉलेजों में थे, अस्पतालों में थे, डाक सेवा में थे, सब कार्यरत थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे और पढ़ाई लिखाई पर आग्रह करने वाला समुदाय था। उनकी नौकरियों के जरिए बंद कर दिए। 70% रिजर्वेशन, अनकहा अनलिखा लेकिन लागू होता हुआ एक तरह से अघोषित रिजर्वेशन था, जो कश्मीरी मुसलमान को देना था। उसके बाद 25% डोगरा के लिए और 5% लद्दाखी के लिए। तो कश्मीरी हिंदू जो घाटी में था, उसके हाथ कुछ नहीं था। तो 1947 के बाद से ही 50 और 60 के दशक में कश्मीर से रिस रिस कर हिंदू पलायन होने लगा। या तो पढ़ने लिखने के लिए, क्योंकि कॉलेजेस में मास्टर्स करना हो, आपको प्रोफेशनल डिग्री लेनी हो, मेडिसिन करना हो, इंजीनियरिंग करना हो, आपको राज्य में दाखिले मिलने बंद हो गए। मुंह पर कहा जाता था आपके लिए तो पूरा हिंदुस्तान है, जाइए। नौकरियों की तो बात ही दूर है। तो इस तरह परिवारों को रिस रिस के आना पड़ा इस भेदभाव के चलते। ये भेदभाव सरकारी स्तर पर सिर्फ नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में नहीं था, ठेकों में भी था, हर तरह के कामकाज में था और सामाजिक स्तर पर भी लागू किया गया। हमारा समुदाय कट कट कर, घट घट कर 3-4-5% रह गया था पूरे राज्य की आबादी का। वो भी इनसे सहन नहीं होता था, क्योंकि कहीं मन के भीतर ये बात समझ में आती थी कि मूल निवासी ये यहीं के हैं, और हमारी उपस्थिति उनको बार बार याद दिलाती थी कि ये बाहर से आए हुए लोग हैं, वो लोग यहाँ के नहीं हैं और हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, वो स्वामी बन बैठे हैं, मालिक बन बैठे हैं। ये बात हमारी उपस्थिति उनको बार बार दर्ज कराती थी, याद दिलाती थी, शायद मुंह चिढ़ाती होगी। इसलिए एक घृणा का भाव था, एक ईर्ष्या का भाव था, क्योंकि हम लोग पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान देते थे, तो हम परीक्षाओं में अच्छा कर लेते थे, इंटरव्यूज़ में अच्छा कर लेते थे। इसका एक बहुत बड़ा ईर्ष्या भाव था। तो इस सब की मिले जुले प्रभाव के कारण भेदभाव करना शुरू किया। और दूसरी ओर
वो जो हीन भावना भारतीय राजनीतिक नेतृत्व में थी कि हमारी टू नेशन थ्योरी का विरोध किसी काम नहीं आया, हमारे लाख आग्रह के बावजूद बंटवारा हो गया, मुसलमान ने हम पर विश्वास नहीं किया, यह जो अपराध ग्रंथि थी, इसको सुधारने में एक हारे हुए जुआरी की तरह उन्होंने अपने नीति अधिष्ठान में, अपने व्यवहार में, अपनी व्यवस्था में ऐसा सब कुछ करना शुरू किया जिससे कि वो मुसलमान का दिल जीत सकें। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य था, तो उनको संविधान में ऐसी व्यवस्था दी गई कि पूरे देश में तो हम एक पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था लागू करेंगे, लेकिन क्योंकि कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य है, वहाँ शेख अपनी मनमर्जी कर सकते हैं। आप अपनी व्यवस्था चलाइए, आप अपना संविधान बनाइए, आप अपना झंडा रखिए, आप अपने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहिए, आपके यहाँ देश भर से अगर नागरिक आए तो उनको परमिट लेना पड़ेगा। इस तरह की व्यवस्थाएं बना के दी। क्यों? क्योंकि आप एक मुस्लिम बहुल राज्य हैं। इसकी परवाह नहीं की कि ये देश एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। तो देश की पंथ निरपेक्षता का अपवाद बनाया कश्मीर को। देश के संविधान में से जो आप चाहें वो कश्मीर में लागू करें, जो न चाहें न करें, ये छूट दी गई। जिस संशोधन के साथ लागू करना चाहें करें, जब करना चाहें करें। तो तब से हालत यह है कि संसद का कश्मीर के विषयों में किसी भी तरह के कानून बनाने का अधिकार सीमित कर दिया गया। देश के संविधान को वहां लागू करने का अधिकार सीमित कर दिया गया। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की नहीं चलती थी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की नहीं चलती थी, देश के चुनाव आयोग की वहां नहीं चलती थी। तो जब आप एक ऐसी व्यवस्था बना के देते हैं केवल इस कारण कि वो एक मुस्लिम बहुल राज्य है, तो आप बघारते रहें द्विराष्ट्रीयवाद के सिद्धांत का निषेध, लेकिन आपने अपनी भूमि पर, अपनी सीमा में एक पाकिस्तान निर्मित कर लिया और वहां इस मानसिकता को बल दिया कि मुस्लिम एक अलग समाज, एक अलग राष्ट्र, एक अलग पहचान है जो राजनीति का, व्यवस्था का आधार हो सकती है। और उसका उन्होंने इस तरह दुरुपयोग किया कि भेदभाव शुरू किया। लेकिन 1990 तक आते आते ये सब पाकिस्तान की शय पर भी होता रहा। पाकिस्तान ने 90 के दशक में, बल्कि 80 के दशक की शुरुआत से ही खालिस्तानी आंदोलन की नींव रख दी थी। उन्होंने बांग्लादेश का बदला लेना था। उधर उन्हें लगा, इधर बहुत पाकिस्तान के पास मुफ्त में हथियार आ रहे थे अफ़गानिस्तान का जिहाद लड़ने के लिए, बेतहाशा पैसा आ रहा था, दुनिया भर से जिहादी आ रहे थे, तो उनके पास कमी भी कोई नहीं थी। उसमें से एक थोड़ा सा अंश वो कश्मीर की तरफ टिका देते थे। तो उन्हें लगा कि पंजाब के साथ साथ कश्मीर को भी दहलाया जा सकता है। तो 1990 में उन्होंने एक अवसर बनाया और एक झटके में सबसे पहले वहाँ की हिंदू आबादी को बाहर किया। क्योंकि हम लोग कश्मीर के हर कस्बे, हर शहर, हर मोहल्ले, हर गांव में थे। हम कश्मीर का चप्पा चप्पा जानते थे, हमारी नज़रों में था। हम भाषा जानते थे, हम वहाँ के समाज को जानते थे, मोहल्लों को जानते थे, लोगों को जानते थे। हमारी नज़रों से कुछ बच नहीं सकता था। तो जो एक खुफिया तंत्र में जिहाद चलना था, वो हमारे होते संभव नहीं होता। हम इस देश के वफादार देशभक्त नागरिक ही नहीं थे, हम इस देश की सुरक्षा व्यवस्था की आँख, नाक और कान भी थे। इसीलिए सबसे पहले हमें निशाने पर लिया गया। समाज के जो हमारे बहुत सम्मानित, प्रेरणा के स्रोत व्यक्तित्व थे, सफल व्यक्तित्व थे, जिन पर पूरा समुदाय गर्व करता था, उनकी दिन दिहाड़े नृशंस हत्याएं की गईं, वो दहशत पैदा करने के लिए। और उसका जब सिलसिला चला और राज्य ने हथियार डाल दिए, राज्य ने सुरक्षा नहीं की, राज्य की पुलिस, देश की सेना, राज्य की न्याय व्यवस्था, राज्य की नौकरशाही, राज्य का राजनीतिक नेतृत्व
सब के सब जैसे इसमें मिल गए हों इस साजिश में। जब ऐसा दिखने लगा और समुदाय का भरोसा उठ गया, हमारे पास न प्रतिकार करने की क्षमता थी, न हथियार थे, न वो संख्या बल था, तो हमें अपने बूढ़े माँ बाप, बहू बेटियों, बच्चों को बचाने के लिए बाहर निकलना पड़ा। तो 1990 में जो पलायन हुआ वो इन परिस्थितियों में हुआ और पिछले 40 साल के उस संदर्भ में हुआ जिसके तहत हमें एक तरह से लगातार हमारे भरोसे पर आघात होता रहा कि हमें यहाँ न्याय मिलना, अवसर मिलना, भविष्य बनाना संभव नहीं दिख रहा है। देखिए, वो समाज बिल्कुल वहीं था, सब कुछ देख रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे कि पड़ोसियों ने तक किवाड़ बंद कर लिए, मुंह फेर लिए, और कुछ लोगों ने तो भागीदारी की हमारी तबाही में। एक उदाहरण है, बालकृष्ण गंजू टेलीकॉम इंजीनियर थे। उन्होंने जब खिड़की से देखा कि मुझे हथियारबंद लोग मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, तो वो अपने घर के ऊपर जो एक स्टोर जैसा होता है, जिसको हम लोग एटिक कह सकते हैं, वहाँ एक चावल के बहुत बड़े ड्रम में जहाँ हम लोग अनाज रखते हैं, उसमें जा कर के ढक्कन बंद करके बैठ गए, छुप गए। और उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला, कहा वो घर पर नहीं है। उन्होंने आकर के पूरे घर की तलाशी ली, वो नहीं मिले। वो जा रहे थे तो क्योंकि घर वहाँ बहुत साथ साथ होते हैं, खिड़कियाँ एक दूसरे के घरों में झांक सकती हैं, देख सकती हैं, तो पड़ोस के मुसलमान परिवार की महिला ने उन्हें वापस बुलाया खिड़की से और कहा कि वो ऊपर है। वो ऊपर गए देखने और फिर उसको उसी राइस के ड्रम में गोली मारी सर के ऊपर, वहीं निकलने नहीं दिया। तो सभ्य समाज, पड़ोस, प्राणा गंजू और प्रोफेसर गंजू ये दंपति थे, कॉलेज में पढ़ाते थे। अपने स्टूडेंट्स ने आकर के इनको घर पे मारा। पत्नी ने सोचा, संशय जताया कि हो सकता है ये कोई और हो, खतरनाक लग रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये मेरे स्टूडेंट हैं, इनको आने दो। प्राणा गंजू के साथ रेप किया उन लोगों ने। मेरा मित्र है रशनीक खेर, वो कहता है जिन लोगों के साथ मैं क्रिकेट खेलता हुआ बड़ा हुआ, उन लोगों ने मेरा घर लूटा, मेरा घर जलाया। तो ये बेकार की बोलते हैं कि साहब पता नहीं सूडान से या चेचनिया से या कहीं यमन से आए होंगे, पाकिस्तान ने भेजे होंगे कोई पठान, यहाँ के नहीं थे। जो पहली पूरी की पूरी वेव आई 1999 और 90 में, लोकल कश्मीरी लड़के थे, अपने दोस्तों को मारते थे। बिट्टा कराटे ने पहला कत्ल सतीश टिक्कू का किया, जिसका वो दोस्त था। क्यों? क्योंकि वो कई महीनों बाद जब घर आया तो सतीश टिक्कू उसको मिलने चला गया कि भाई तुम गायब कहाँ थे। वो तो पार गया था ट्रेनिंग लेने, हथियार लेने, और वो अपनी पिस्तौल या कुछ शायद कलाशनिकोव संभाल रहा था। उसकी नज़र पड़ गई। तो जब वो घर लौट गया तो सतीश टिक्कू अपने कमांडर से पूछता है कि मेरा दोस्त आया था, उसकी मेरी बंदूक में नज़र पड़ गई, क्या करूं? उसने कहा जाके कत्ल कर दो उसका, और क्या करना है। और वो गया, उसका दरवाज़ा खटखटाया, उसकी बहन ने दरवाज़ा खोला, बोला उसको नीचे भेजो। उसने कहा तेरा दोस्त आया, नीचे गया, 2 कदम चली और गोली मार दी पॉइंट ब्लैंक रेंज में। खुद कश्मीर के लड़कों ने ये किया, यासीन मलिक ने ये किया, बिट्टा कराटे ने ये किया। तो ये सब लोग वहाँ के स्थानीय थे और आज भी वहाँ के स्थानीय लोग हिजबुल मुजाहिदीन में लामबंद होकर वहीं के एक स्थानीय जिहादी सैयद सलाहुद्दीन के नेतृत्व में कश्मीर में जिहाद कर रहे हैं। आप हमारी बात पूछते हैं, अभी ईद के दिन एक 23 साल की लड़की को
निहत्थी औरत को घर पर जा कर के कत्ल कर दिया हथियारबंद बहादुर जिहादियों ने। आज हम वहां मार खाने को, मरने को नहीं हैं, तो वो अपने लोगों को मार रहे हैं। शुजात बुखारी को मारा उन्होंने, सरपंचों को सरेआम गोली मारते हैं, चुने हुए लोगों को मुखबिर करार दे करके लोगों को सरेआम मार देते हैं, और ये सिविल सोसाइटी मुंह बंद किए रहती है, ये कभी उनकी भर्त्सना नहीं करती है। बहुत ज्यादा आपने अगर इनको आग्रह किया तो कहते हैं हम सब तरह की हिंसा के विरुद्ध हैं, इतना निकलेगा मुंह से। तो वहां का समाज बीमार पड़ गया है। वहां बाप अपनी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, वहां मदरसों में मौलवी बलात्कार कर रहे हैं, वहां माँ और बहन कहती है कि हाँ बेटा जिहाद के लिए गया है, अगर वापस जिंदा आया तो हम उसका सर अपने हाथ से काटेंगे। वहां बुरहान वानी के बाप से जब हिंदुस्तान टाइम्स की जर्नलिस्ट शम्मी बवेजा पूछती हैं कि ईद पर जब बुरहान घर आया था आपने रोका नहीं, तो उन्होंने कहा क्यों रोकता, वो अल्लाह की राह में गया है, उसको अपना मुस्तकबिल मिल गया है। तो जब बाप, वो स्कूल में हेडमास्टर बाप अपने बेटे के लिए ऐसा कहता है, उसने पीढ़ियों को क्या पढ़ाया होगा। ये हालत हो गई है कश्मीर के समाज की और वहाँ मानसिकता की, और उस मानसिकता का सबसे पहला शिकार हुए हम 1990 में। नहीं, इंसाफ तो भूल जाइए, मुझे समझ में नहीं आता हम इंसाफ की अपेक्षा क्यों रखते हैं। ये वो विषय है जिस पर कोई भी दल किसी और को पर आरोप लगाने की स्थिति में नहीं है। आप सोचिए, कश्मीर में तब फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की गठबंधन सरकार थी। 18 जनवरी तक 1990 तक फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, वो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन सरकार चलाते थे, और देश में तब वीपी सिंह की सरकार थी जिसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे, देश का पहला मुसलमान गृह मंत्री था, कश्मीर से था। उस सरकार को भाजपा के 90 सांसद बाहर से समर्थन देते थे, क्योंकि वीपी सिंह के पास अपने 150 सांसद थे। तो भाजपा के 90 सांसद और वाम मोर्चे के 60 सांसद मिलकर के 150 सांसद और हो जाते थे, तो वो सरकार बहुमत से चल पाती थी। तो देश का कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है, देश की कोई ऐसी विचारधारा नहीं है जो उस वक्त के सत्ता अधिष्ठान में कहीं ना कहीं टिकी ना हुई हो, उस पूरे वातावरण में सत्ता की भागीदार ना हो। इन सब के होते हुए ये सब हुआ, और उसके बाद ये सब बारी बारी से सत्ता में आते रहे। कुछ लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में ये मुद्दा उठाया भी, कुछ लोगों ने इस पर सभाएं करके वोट भी मांगे, कुछ लोगों ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में अच्छी अच्छी बातें कह के सहानुभूति भी जता दी होगी, लेकिन धरातल पर इस विषय पे कुछ नहीं किया। क्योंकि जो काम नेहरू जी 40, 50 और 60 के दशक में कर रहे थे कि कश्मीर में जिहादी मानसिकता का दिल जीतना है, वही काम 24 कैरेट खांटी देशभक्त भी करने में लगे हुए हैं कि हमें अलगाववादियों के हाथ में तिरंगा थमाना है, हमने उनके मुंह से भारत माता की जय बुलवाना है। ऐसे में आप उनके 100 खून माफ भी करेंगे,
आप देश के विरुद्ध होती हुई उनकी कार्रवाइयों पर आंख भी मीचेंगे। आप इतनी कत्लो-गारत, ऐसे जघन्य अपराध करने के बाद उन्हें पासपोर्ट भी देंगे, उन्हें पाकिस्तान भी भेजेंगे, उन्हें पाकिस्तान में शादियां करके लाकर यहां परिवार बसाने की इजाजत देंगे, उनके दुनिया भर में इलाज कराएंगे, उन पर अपने देशभक्त करदाताओं के पैसे 100 सवा 100 करोड़ रुपया हर साल खर्च करेंगे। उनकी हवाई यात्राओं पर, उनके होटल बिलों पर, उनकी तीमारदारी पर, उनकी सुरक्षा पर, उनकी गाड़ियों पर। तो फिर आप हमें न्याय क्यों कर देंगे? आप हमारी चिंता क्यों करेंगे? ये दिक्कत है। आप तो ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारा जाति संहार हुआ है। इस देश का राजनीतिक नेतृत्व मुंह से ये शब्द निकालने को तैयार नहीं था कि हमारा जेनोसाइड हुआ है। हमें माइग्रेंट कहा गया, जैसे हम लोग अपनी मर्जी से उठ करके वहां से आए। बहुत किसी को सहानुभूति हुई तो जैसे बाढ़ पीड़ित या भूकंप पीड़ित होते हैं, उनमें कुछ सहायता राशि आवंटित करनी होती है, तो उस तरह की पेशकश की गई। हमारे विरुद्ध जितने जघन्य अपराध हुए हैं, उनमें आज तक एक भी मुकदमा नहीं चला है, किसी को दोषी नहीं पाया गया है। सजा देने की तो बात छोड़ दीजिए, एक भी, यानी अपवाद स्वरूप भी एक भी अपराध की जांच होकर मुकदमा चलकर कार्रवाई नहीं हुई है। पड़ोस में बांग्लादेश है, वहां 71 के युद्ध अपराधियों को अभी फांसियां दी गई हैं। आप सोचिए, 45, 46, 47 साल बाद किसी को उम्र कैद है, किसी को फांसी है, उनके अपराध तय किए गए हैं, उन्हें दोषी पाया गया है। उनका लोकतंत्र, उनकी न्याय व्यवस्था हमसे अच्छी है। वो 71 के अपराधियों को सजा दे रहे हैं, हमने 90 के अपराधियों पर मुकदमे तक नहीं चलाए हैं। एक स्क्वाड्रन लीडर और उसके 4 एयरमैन घेर करके यासीन मलिक ने खुद मारे और कबूल किया, डींग मारी एक इंटरव्यू में, वो टेप पर है। टिम सेबेस्टियन का इंटरव्यू आता है बीबीसी पर, द हार्ड टॉक। उसमें बोलते वक्त उसने कबूला है कि हाँ, हमने मारे थे। वो इंडियन स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे। निहत्थे स्क्वाड्रन लीडर पर ऐसे हमले हों, वो मारे जाएं, टाडा कोर्ट में मुकदमा चले और फिर बंद हो जाए। ये किया है यहाँ की व्यवस्था ने, यहाँ के राजनीतिक नेतृत्व ने हमारे साथ। तो आप क्या उम्मीद रखेंगे? जिन लोगों ने हमारे साथ ये किया, उन लोगों से ये सरकार और व्यवस्था पूछती है कि हम किन शर्तों में वापस जाएंगे। उनसे पूछती है कि हम कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, जाएंगे भी कि नहीं। वो तय करेंगे क्या हम कब लौटेंगे और कहां रहेंगे। लेकिन ये इस सरकार की व्यवस्था और इस राजनीतिक नेतृत्व की मंशा है कि ऐसे हो। तो कैसे होगा? देखिए, हमारे पुरखों की ज़मीन है, हमारे घर हैं, हमारे तीर्थ हैं, हमारे मंदिर हैं, वहाँ वो हमारी जगह है। वो वहाँ तो हम जाएंगे। ये सरकार ले जाए तो बहुत अच्छा, न ले जाए तो खुद जाएंगे। और अगर आड़े आएगी तो फिर उसको भी देखेंगे। लेकिन वो तो जाएंगे। जब तक दुनिया में एक भी कश्मीरी हिंदू है, वो कश्मीर से अपना हक नहीं छोड़ेगा। हमारा हक उस ज़मीन पर है, हम वहाँ के मूल निवासी। ये तो रही हमारी बात। मेरा प्रश्न कुछ और है। क्या इस देश को कश्मीर में देशभक्तों की आवश्यकता है कि नहीं है? हम कश्मीर में रह जाते, हमें निकलना नहीं पड़ता,
अगर हम उनके साथ मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा लेते, इस्लाम कबूल कर लेते, बहुत आसान था। हमारे काम धंधे, नौकरी, घर बार सब रह जाता आराम से। हमको उस बात की सज़ा मिली, इसलिए हम बाहर आना पड़ा। क्या इस देश को ऐसे समुदाय की वहाँ आवश्यकता है कि नहीं है? हम जाना चाहते हैं कि नहीं, तो हमारी इच्छा है। इस देश की इच्छा क्या है? इस व्यवस्था की, इस नेतृत्व की इच्छा क्या है कि कश्मीर जैसा भारत का भूभाग भारत के देशभक्तों से रहित रहे। तो ये इस देश को तय करना है, और ऐसे कितनी जगहों से वो देशभक्तों का पलायन होने देंगे और क्या बचेगा इस देश का फिर, ये इस देश को तय करना है। हमने तो सिर छुपाने के लिए, बच्चे पालने के लिए, सुरक्षा के लिए जहां संभव हुआ अपना हिसाब किताब कर लिया। लेकिन अगर ऐसा होता रहा तो इस देश का क्या बनेगा, क्या बचेगा, ये इस देश को तय करना है। वो तो उनको मालूम है कि जो वो हमें भारत देना जा रहे हैं वो तो हमारी जेब में ऑलरेडी है। इसमें भारत का कौन सा एहसान है? देखिए, एक बहुत बड़ा अंतर देखिए भारत और पाकिस्तान की मानसिकता में। वो हमारे जम्मू कश्मीर को लेने के लिए इस तरह आमादा है कि वो तबाही के कगार पर पहुंच गया है, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। हम उनके कब्जे में जो हमारा जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, स्कर्दू है, उस पर कभी कभार एक जवाबी मंत्रोच्चार कर देते हैं कि अगर बात होगी तो उस हिस्से पर होगी, लेकिन उस पर हमने एक धेले का निवेश किया है? कभी कुछ ऐसा किया हो अपनी नीति में, अपने क्रियान्वयन में, कि हम उसको लेते दिखाई पड़ें? हम केवल औपचारिकता के, ज़बानी जमा खर्च के, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। 1993 में पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, 25-26 साल पहले। हम इस विषय पर बहुत ढीले हैं। ये जो ले देकर बला टालने वाली मानसिकता है, इसी ने देश का विभाजन कराया। इस मानसिकता के चलते हमने सोचा कि चलो झगड़ा मिटाओ, शांति से रहो, दे दो उनको हिस्सा। अभी 3 महीने नहीं हुए थे विभाजन हुए, 2 देश की सेनाएं लड़ रही थीं। 1.25 साल चला वो युद्ध। तो जब आप फिरौती अदा करके शांति खरीदने की कोशिश करते हैं, तो आप रास्ता दिखा देते हैं लुटेरे को कि आपको कहाँ दबाकर आपसे उगाही की जा सकती है। उन्हें मालूम है कि आप हिंसा से दबते हैं, आप घुटने टेकते हैं, आप मोल भाव करते हैं, आप ले दे के पिंड छुड़ाना चाहते हैं, और वो ले दे के आपका पिंड निकल जाएगा, आप नहीं छुड़ा पाएंगे। इसीलिए आप कटते कटते घटते घटते यहाँ तक पहुँचे हैं। ईरान पड़ोसी हुआ करता था हमारा सिर्फ 70 साल पहले तक। किसी के दिमाग में कल्पना नहीं है ईरान पड़ोसी देश होने की। हमारा पड़ोसी था, हमारी सीमा लगती थी उसके साथ। मैं 1000 साल की बात नहीं कर रहा हूं जब अफगानिस्तान में जयपाल का शासन था, हिंदुशाही। मैं 70 साल पुरानी बात कर रहा हूं जब ईरान हमारा पड़ोसी था। तो हम अपनी जानकारी से, अपनी संवेदनाओं से, अपने आग्रहों से जब इस तरह की चीज दे देते हैं, इस देश का नेतृत्व मानसिक तौर पर वो दे चुका है उस हिस्से को, आप उसी पर नेगोशिएट करने बैठे हैं
पाकिस्तान मूर्ख नहीं है। इसलिए अब इस देश का नेतृत्व मन बना रहा है कि और क्या देना है। आपकी जानकारी के लिए कह दूं, मुशर्रफ अटल बिहारी वाजपेयी वार्ताएं इसी पर चली थीं। और उसके बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि हम एक हस्ताक्षर दूर थे, तो कोई उनसे नहीं पूछता कि वो हस्ताक्षर किस पर होने वाले थे, वो कौन सा प्लान था। ये ग्रेटर कश्मीर क्या प्लान है, ये चिनाब वैली कौन सी सोल्यूशन है, ओपन बॉर्डर्स कौन सा सोल्यूशन है, शेयर्ड सॉवरेनिटी, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट, ये कौन से सोल्यूशंस हैं। ये वही सोल्यूशंस हैं, ये वही मूर्खताएं हैं जिसके तहत आप ISI को बुलाते हैं अपने एयरबेस पर, फॉरवर्ड एयरबेस पर। चोर को बुलाते हैं, आके तफ्तीश कीजिए कि आपने कहां पे क्या क्या सेंध मारी है। ये वही मानसिकता है, ले दे के, खुश करके, बहला के निपटाएं। ऐसे में हम निपट रहे हैं और निपट जाएंगे।